वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। और इसकी जो राइटर है वो है नैथली ट्रूव्रॉय। बच्चों को ये वाला चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है क्योंकि वो डायरेक्ट क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे आपको पढ़ाने से पहले वर्ड टू वर्ड कुछ बातें बता देता हूं इस चैप्टर की, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी जो ऑथर है नैथली ट्रूव्रॉय, जो कि आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, ये यूरोपियन है और ये एक आर्ट हिस्टोरियन है। अब आर्ट हिस्टोरियन होता क्या है? एक ऐसा पर्सन जो पुरानी आर्ट फॉर्म्स को, अलग अलग कंट्री के जो पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, उनकी पेंटिंग्स को स्टडी करता है, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं आर्ट हिस्टोरियन। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे कि चाइनीज पेंटिंग जो होती है उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, और जो यूरोपियन यानी कि जो वेस्टर्न पेंटिंग्स होती हैं उनकी क्या क्वालिटी है। तो इस चैप्टर में जो राइटर है उन्होंने ये बताया है कि जो पुराने पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे चाइना के और वेस्टर्न एरिया के, उनकी साइकोलॉजी क्या थी, वो किस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in 8th century। तो एक पुरानी कहानी है एक चाइनीज पेंटर के बारे में जिसका नाम क्या था, वू डाउजी। और वो कब की कहानी है? 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी की। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong। और उसने, जो वू डाउजी ने जो अपनी आखिरी पेंटिंग बनाई थी, वो किसके लिए बनाई थी? एक महाराज, एक राजा के लिए, जिनका नाम था एम्परर जुआनजो, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। तो जो महाराज है उनका जो महल था, उनके महल में लगाने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। अब वो जो मास्टर है यानी कि जो पेंटर है, उसने वो जो पेंटिंग है वो एक पर्दे के पीछे, एक स्क्रीन के पीछे छिपा दी थी ताकि केवल उसे राजा देख पाए। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, man on hilly paths, birds in flight। तो वो जो राजा है कई बार उसे देखा करता था उस पेंटिंग को, और उसमें वो क्या क्या देखता था? वो देखता था ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वाटरफॉल है, आसमान है, ठीक है, और हिली पाथ्स हैं, और देखता था जो बर्ड्स हैं वो सब देखता था। लुक सर, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे तुम्हें एक ऐसा लगेगा ये कैसे हो गया। तो जो पेंटर है वो महाराज से कहता है कि देखो सर, ये जो मैंने इस यहाँ माउंटेन के नीचे ये जो एक केव बनाई हुई है, केव क्या होती है? गुफा। किसमें? अपनी पेंटिंग में। इसके अंदर एक स्पिरिट रहती है, स्पिरिट का मतलब है एक आत्मा। तो अब तुम्हें लगेगा सर पेंटिंग के अंदर स्पिरिट कैसे रह सकती है, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन। और जो पेंटर है उसने ताली बजाई इस तरह से, और वो जो दरवाजा है वो खुल गया। अब देख, अभी तुम्हें समझ में आएगा क्या हो रहा है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और अंदर सारा माहौल जो था बहुत सुंदर था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, मतलब इतना सुंदर था कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। तो वो राजा से कहता है, महाराज मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। और जैसे ही पेंटर अंदर घुसा उस केव के अंदर, जैसे ही वो घुसा, जो दरवाजा है वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड। और जो वो जो महाराज है जो बाहर खड़े थे, वो कुछ कह पाते या एक शब्द बोल पाते, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल। और वो जो पेंटिंग है वो गायब हो गई उस दीवार पे से जहां पे वो लगी हुई थी। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और तब से ही वो जो आर्टिस्ट था जिसने वो पेंटिंग बनाई थी, ना उसका कोई ब्रश बचा ना वो बचा, उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। तो अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे, सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक पेंटिंग के अंदर दरवाजा खुल रहा है, वो उसके अंदर जा रहा है। तो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा, ये कहानियां हैं जो चाइनीज माइथोलॉजी में सुनाई जाती हैं, ठीक है। तो चाइनीज पेंटिंग जो होती है उसमें ये कहा जाता है कि एक आदमी अपने दिमाग से उनके अंदर घुस सकता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सच स्टोरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। जो चाइना की हिस्ट्री में क्लासिकल एजुकेशन में बच्चों को जो कहानियां पढ़ाई जाती हैं, उनमें ऐसी कहानियां पढ़ाई जाती हैं बच्चों को जैसी अभी हमने पढ़ी।
द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुहांगी आर फुल ऑफ देम। और जो फिलोसफर हैं कन्फ्यूशियस एंड जुहांगी, इनकी बुक्स के अंदर इस तरह की कहानियां भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। तो वो मास्टर की हेल्प करते हैं, यानी कि पेंटर की हेल्प करते हैं अपने डिसाइपल को सही रास्ता दिखाने में। अब तुम कहोगे सर कौन सा रास्ता, कौन सा मास्टर? जैसे पेंटर को कहा जा रहा है मास्टर, और वहां पे वो जो राजा था उसे कहा जा रहा है उसका शिष्य, क्योंकि पेंटर को पता है, आर्टिस्ट को पता है कि उसकी आर्ट के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवेलिंग द स्पिरिट। एनेक्डोट का मतलब होता है स्टोरी, कहानी। दे आर डीपली रिवेलिंग द स्पिरिट इन विच द आर्ट वॉज कंसिडर्ड। ठीक है। अब वो जो कहानियां हैं, वो जो आर्ट है, जो पेंटिंग है, वो कंसिडर करी जाती है माइंड के थ्रू। मतलब ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से बना दिया और बस कोई भी पढ़ लेगा। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी अदर other famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for a fear it would fly out of the painting। अगर इस स्टोरी के बजाय दूसरी स्टोरी को देखें तो एक और पेंटर था जो क्या बनाता था, ड्रैगन बनाता था। और जब भी वो ड्रैगन बनाता था तो ड्रैगन की आंख नहीं बनाता था, उसे ये लगता था कि अगर मैं आंख बनाऊंगा तो ये जिंदा हो जाएगा और उड़ जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। तो अब देखो यहाँ पे आई वर्ड किसके लिए आया है, राइटर के लिए आ रहा है, और वो कहां से है, यूरोप से है। तो यूरोप में एक जगह है फ्लैंडर, तो वो कहती है कि अब ये दो स्टोरी मैंने अब आपको सुना दी, अब इसके अपोजिट वाली कहानी सुनाती हूँ जो कि मेरी जगह से है। क्या है? इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प, एंटवर्प एक जगह है बेल्जियम में, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेस्टिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। तो ये बता रही है 15th सेंचुरी की बात है, एंटवर्प की, जो कि बेल्जियम में एक जगह है। एक लोहार था जो लोहे का काम करता है, उसे ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। उसे प्यार हो जाता है किस, कॉल्ड क्विंटन मेस्टिस। ठीक है, ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था क्विंटन, उसे प्यार हो जाता है एक पेंटर की बेटी से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब यार जो ससुर जी हैं, जो लड़की के पापा हैं, वो कहते हैं यार मैं इतना बड़ा पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मेरी बेटी एक लोहार से शादी करेगी? नहीं। So Quentin sneaked into painter's studio and painted a fly on his latest panel with such dedicated realism that the master tried to sweat it before he realized what had happened। तो अब क्विंटन को तो उसकी लड़की से शादी करनी थी। क्विंटन ने सोचा यार कैसे इंप्रेस किया जाए, तो वो क्या किया, जो लड़की के पापा का जो स्टूडियो था उसके अंदर घुसा और वहां पे उसने एक ऐसी मक्खी बना दी उन्हीं के पैनल पे कि जब वो आए, लड़की के पापा आए, उन्हें लगा कि यार ये तो असली की मक्खी है, और उन्होंने उसे स्वेट करने की कोशिश की, उड़ाने की कोशिश की, और फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ अरे भाई साहब ये तो पेंटिंग है। अब वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। तो उन्होंने अपने स्टूडियो में क्विंटन को एज ए ट्रेनी रख लिया अपने अंडर में। He married his beloved and went to become one of the most famous painters of his age। बाद में उसकी शादी भी हो गई जिससे वो शादी करना चाहता था, मतलब उस पेंटर की लड़की से, और बाद में चल के वो बहुत बड़ा पेंटर बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। तो ये जो दोनों कहानियां हैं ये हमें इलस्ट्रेट करती हैं किसके बारे में, ये बताती हैं कि जो भैया यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे उसने मक्खी बनाई थी तो सामने वाले को मक्खी दिखाई दे रही है तो मक्खी है। लेकिन चाइनीज स्टोरी में क्या होता है, चाइनीज पेंटिंग्स में क्या होता है, एक पर्सन को अपने दिमाग के थ्रू उसमें घुसना होता है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work। क्या बता रहा है कि चाइनीज स्टोरी में जो हमने पढ़ी थी वुडाउजी वाले ने, एम्परर ने कहा था एक पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन जो एम्परर है वो केवल उसकी बाहर वाली चीजें देख सकता है, आउटर अपीयरेंस को अप्रिशिएट कर सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा है ये केवल आर्टिस्ट बता सकता है जिसने वो पेंटिंग बनाई है। The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within। अब वो कह रहा है कि भले से जो एम्परर है, जो महाराज है, भले से उन्होंने बहुत बड़ी टेरिटरी पर राज करते हों, लेकिन एक सच्चा आर्टिस्ट ही जानता है उस टेरिटरी में घुसना। यहाँ पे बात हो रही है दिमाग से, जैसे वुडाउजी ने किया था। अब वो बात ये कह रहा है कि एक राजा महाराजा जो एम्परर है वो बहुत बड़े एरिया पे राज कर सकता है,
लेकिन जो एक आर्टिस्ट है वो अपने दिमाग से किसी भी एरिया में घुस सकता है। लेट मी शो द वे द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है दाओ, ये एक चाइनीज टर्म है जिसका मतलब है जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, एक रहस्यमय तरीके से काम करता है। लेट मी शो द वे, अब जो राइटर है वो कह रही है मैं आपको बताती हूँ। द पेंटिंग्स इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। आपको पता था वो जो वू डाउजी की जो पेंटिंग थी वो अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन आर्टिस्ट का जो गोल था, अल्टीमेट गोल था, वो उसे अचीव हो गया बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। मटेरियल अपीयरेंस का मतलब है जिसे आप देख सको, है ना, और बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस का मतलब है कि उसके बाद कुछ नहीं बचा, लेकिन जो आर्टिस्ट है उसे उसके गोल की प्राप्ति हो गई। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो चाइनीज लैंडस्केप है वो चीज नहीं है जो आंखों से दिखती है, जैसे उसने मक्खी बना दी थी वेस्टर्न उसमें, है ना। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle। तो अब यहाँ पे राइटर हमें क्या बता रहे हैं कि चाइनीज लैंडस्केप और वेस्टर्न लैंडस्केप में अंतर क्या है। चाइनीज लैंडस्केप के अंदर जो आर्टिस्ट है वो इस तरह की चीज बनाता है और वो आपसे ये चाहता है कि आप उसके अंदर माइंड के थ्रू घुसो, और उसमें तरह तरह के रास्ते उसने बनाए हुए हैं अंदर घुसने के। लेकिन जो वेस्टर्न वाली है वो बिल्कुल सिंपल है, वो उन्होंने एक चीज देखी, झरना बहता हुआ देखा और एज इट इज बना दिया। इन द एंगल द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। जो चाइनीज पेंटर है वो एक व्यू पॉइंट नहीं है, वो हो सकता है आपने एक पेंटिंग को देखा, आपने आपके आपके उसके मन में कुछ विचार अलग आया, मैंने उस पेंटिंग को देखा, मेरे मन में कुछ विचार अलग आया। तो यानी एक बात समझ में आ रही है, जो चाइनीज पेंटिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड है। His landscape is not real one and you can enter it from any point। उसकी जो लैंडस्केप जो चाइनीज वाले लोग हैं, चाइनीज पेंटर हैं, वो रियल वन नहीं है, वो एज इट इज नहीं है, देखा और बना दिया। वो चाहता है आपसे पेंटर कि आप उसमें अपना दिमाग लगाओ और कहीं से एंटर करो, जैसे वुडाउजी ने एंटर किया कि देखो महाराज यहाँ पे एक गुफा है, ये खुलती है, इसके अंदर एक आत्मा रहती है, तो देन ट्रेवल इट, और उसके अंदर ट्रेवल करो। The artist creates a path for your eyes to travel up and down then back again in a leisurely movement। तो जो चाइनीज पेंटर है, आर्टिस्ट है, वो आपसे चाहता है कि किसी भी तरह से आप उसकी पेंटिंग में एंट्री करो अपने दिमाग के थ्रू। अब हो सकता है एक पर्सन उसमें एक तरह से जा रहा है और दूसरा पर्सन अलग तरह से। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ horizontal scroll in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on the other adds a dimension of time which is unknown in many other form of painting। अब वो बता रहा है चाइना में ही एक और दूसरी तरह की पेंटिंग होती है जो कैसी होती है, वो इस तरह से खुलती है, पहले उसका ये वाला फोल्ड खुलेगा, फिर ये वाला फोल्ड खुलेगा, ये वाला, मतलब वो रोल होती जाएगी, है ना, रोलिंग की फॉर्म में। और जैसे जैसे उसका एक एक सीन खुलेगा तो जो व्यूवर है, हम लोग जो देखने वाले हैं, वो उस हिसाब से उसके अंदर एंटर करेंगे। It also requires the active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through painting, a participation which is physical as well as mental। अब देखो इस चीज पे ध्यान रखो, physical as well as mental, वो ये भी चाहते हैं आपसे कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब आप कहोगे सर हम मेंटली तो ही कर सकते हैं, फिजिकली कैसे? वू डाउजी की स्टोरी याद है कि वो उसके अंदर एक्चुअली घुस गया था। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज, ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल वन, कॉन्सेप्चुअल स्पेस। तो जो चाइनीज पेंटर है वो ये चाहते हैं कि आप बस उनकी तस्वीर को बस ऊपर से देख के छोड़ो मत, उसके अंदर कोशिश करो एंटर करने की। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, स्पिरिचुअल कहते हैं देवीय शक्ति को, कॉन्सेप्चुअल स्पेस मतलब एब्स्ट्रैक्ट। जब आप ध्यान की मुद्रा में जाते हो, अगर आपने कभी ध्यान किया है तो आप देखो तरह तरह की इमेजेस आपके सामने आती हैं। तो वो कह रहा है कि वो चाहते हैं आपसे चाइनीज पेंटर कि आप जब उनकी लैंडस्केप को देखो तो ट्रैवल करो और कोशिश करो उसके अंदर घुसने की अपने माइंड से। अब जो आगे का टॉपिक है वो मैं आपको समझा रहा हूं स्लाइड और इस फिगर की वजह से, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, literally mountain water,
which used together represent the word landscape. अब बात आती है कि भाई लैंडस्केप है क्या। जो चाइनीज टर्म है सेंशुई, ठीक है, उसमें लैंडस्केप को कहा जाता है माउंटेन वाटर। आपको याद होगा जब हम छोटे थे और लैंडस्केप बनाते थे तो ऐसे पहाड़ बनाते थे जैसे ये बनाए, और बीच में से ये पानी जाता था जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में दिखाया जाता है। तो जो सेंशुई है उसका भी ये मानना है कि जो लैंडस्केप होता है वो लिटरली और लिटरली क्या होता है, माउंटेन और वाटर। उसमें माउंटेन होने चाहिए और उसमें वाटर होना चाहिए। More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. अब Tao view क्या है यूनिवर्स का, वो भी ये कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट। अगर आप इस फिगर में देख रहे हो माउंटेन और वाटर है, तो जो माउंटेन है वो हमेशा आकाश की तरफ है ना, ऊपर की तरफ उठा हुआ, लेकिन जो पानी है वो हमेशा नीचे की तरफ बह रहा है। देख लो, पानी नीचे की तरफ और वो ऊपर की तरफ। तो जो माउंटेन वाटर है, जो लैंडस्केप है, वो ही दाओइस्ट व्यू है, वो ही लैंडस्केप है, ठीक है, और वो ही चाइनीज बिलीफ है कि इसके अंदर क्या होते हैं, टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स होते हैं रिफ्लेक्टिंग, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं दाओ व्यू को, किसके, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के। दाओइस्ट व्यू जो है वो भी यही है। The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun. अब वो बता रहा है कि जो दाओस्ट व्यू है जिसमें माउंटेन को और वाटर को कंसिडर किया जा रहा है, तो एक पार्ट जो है वो है yang, और yang को वो क्या मान रहे हैं, वो है माउंटेन, ये वाला माउंटेन। और वो माउंटेन के लिए क्या कह रहा है, वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, सीधा सीधा खड़ा है। हेवन मतलब आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ है। स्टेबल मतलब सीधा एक जगह खड़ा है, कहीं पे जाता नहीं है। वार्म है, गर्म है। ड्राई है, सन की वजह से। वाइल द वाटर इज yin, और ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ये वाला, ये क्या है, ये दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा कंपोनेंट पोल है जो है yin। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल सही बात है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। फ्लूइड है, बहता है, ओके। मॉइस्ट है, गीला गीला है, और ठंडा है। तो आई होप कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course the fundamental nation of Taoism. अब ये बता रहा है कि जो यूनिवर्स का जो दाओ सिद्धांत है, एस्पेक्ट है, जिसमें माउंटेन भी है और जिसमें वाटर भी है, उसके अंदर ये वाटर को मान रहे हैं यिन। अब यिन कौन है, फीमेल पावर, ठीक है, फेमिनाइन एस्पेक्ट है। और जो यांग है उसको मान रहे हैं माउंटेन, ये है यांग। और ये कौन है, मस्कुलाइन पावर यानी कि मेल। और अब ये कह रहे हैं is of course a fundamental nation of Taoism. The interaction of yin, यानी कि जहां पे यिन और यांग का इंटरेक्शन होगा, यानी कि ये जो माउंटेन है और ये जो वाटर है, जहां पे इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, ये इंटरेक्शन ही फंडामेंटल नोशन है दाओइज्म का, उसका बिलीफ सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। What is often overlooked is an essential third element. अब यिन को भी कंसीडर कर लिया जाता है, यांग को भी कंसीडर कर लिया जाता है, मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों पार्ट को कंसीडर कर लिया जाता है, माउंटेन को भी और वाटर को भी। द मिडिल वर्ड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन व्हाट इज ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड का मतलब है किस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता, एक वो खाली स्पेस जहां पे इनका इंटरेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। This can be compared with the yogic practice of pranayama, breathe in, retain, breathe out. तो वो कह रहा है इस प्रैक्टिस को कंपेयर कर सकते हैं हम प्राणायाम से, है ना, जो योगासन होता है, जिसमें हम सांस अंदर भरते हैं, फिर सांस को थोड़ी देर के लिए रिटेन करके मतलब पकड़ के रखते हैं और फिर ब्रीद आउट करते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। तो वो कह रहा है कि जैसे हमने ब्रीद इन किया, सांस अंदर ली, और उसके बाद जो सांस को थोड़ी देर पकड़ के रखा, रिटेन करके रखा, वो ही खाली वॉइड है, वो ही खाली इंटरेक्शन है
जहां यिन और यांग की क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, वो ही एक्चुअली प्रोसेस है जहां पर हमारा एक्चुअल मेडिटेशन होता है। तो वो बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भले से माउंटेन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है और रिवर की अपनी अलग इंटरेंस है, लेकिन ये जो खाली जगह है जहां पे ना माउंटेन है ना वाटर है, जहां पे इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, जो खाली वर्ड है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो ही है असली बेस दाओज्म का। The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. अब वो कह रहे हैं कि जो खाली जो जगह है वो बहुत जरूरी है। Essential का मतलब जरूरी है। Nothing can happen without it. इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. और इसी तरह से जो चाइनीज लैंडस्केप के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली जगह सी छोड़ी हुई है, सफेद 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 सफेद, जहां कुछ नहीं है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि चाइनीज पेंटर ये चाहता है कि आप इसके अंदर खुद इंटरेक्ट करो अपने माइंड से। ये खाली वॉइड उसने छोड़ा हुआ है। अभी हमने पढ़ा ना वॉइड क्या है, वो जो खाली जगह है जहां एक्चुअल यिन और यांग का इंटरेक्शन होता है, उसे उसने प्राणायाम करके भी बताया, ताकि जो व्यूअर है जो चाइनीज पेंटिंग को देख रहा है वो हो सकता है यहाँ पे इंटरेक्ट करे, वो हो सकता है यहाँ पे इंटरेक्ट करे, वो हो सकता है यहाँ से इंटरेक्ट करे, और ये ही सारी कॉम्प्लिकेशन है चाइनीज लैंडस्केप की। This is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth. He becomes the conduit communication between both poles of the universe. अब यहाँ पे लास्ट में राइटर हमें क्या बता रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। मैन का यहाँ मतलब है इंसान का भी यहाँ पे फंडामेंटल रोल क्या आ रहा है, इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंड्यूट कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स का जो लिविंग बीइंग है, यानी कि जो अब माउंटेन है और रिवर है, नॉन लिविंग है, तो माउंटेन की और रिवर की जो ब्यूटी को जो देखेगा वो कौन देखेगा, उसके साथ जो कम्युनिकेट करेगा वो कौन करेगा, वो एक मैन करेगा, इंसान करेगा। तो यहाँ पे उसका भी एक रोल आता है, क्योंकि जैसे वो उसे देखेगा, उसकी ब्यूटी को जिस तरह से देखेगा, वेस्टर्न पेंटर जिस तरह से उसे देखेगा उस तरह से उसकी पेंटिंग बनाएगा, चाइनीज पेंटर उसे जिस तरह से देखेगा उस तरह से उसकी पेंटिंग बनाएगा। His presence is essential even if it is only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. Lofty का मतलब high. He is in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. देखो, his presence is essential. जो इंसान की जो presence है इस landscape में बहुत जरूरी है। Even if it is only suggested, far from being lost. चाहे वो खोया हुआ हो, चाहे उस पर दबाव बनाया जा रहा हो। ही इज, जो फ्रेंकोस चेंग है उन्होंने क्या कहा था, ही इज द आई ऑफ द लैंडस्केप। किसी भी लैंडस्केप की जो आंख है, यानी कि उस लैंडस्केप को, उस माउंटेन को, उस रिवर की जो ब्यूटी को जो एक्चुअली देखेगा वो कौन देखेगा, एक इंसान देखेगा। तो यहाँ पे जो नेटली ट्रूवरॉय हैं, जो राइटर हैं इस लेसन की, वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि ब्रह्मांड में ईश्वर ने हमारे लिए वो लैंडस्केप सुंदर सा बना के छोड़ दिया। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपने उस एनवायरनमेंट को किस तरह से रखे, उसे खराब करे, उसे साफ करे, उसकी ब्यूटी को निहारे। ठीक है, सो यहाँ पे तो ये हो जाता है खत्म। इसके बाद छोटा सा पार्ट और है स्टोरी में, आगे बढ़ते हैं। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of untrained visionary was a minority interest. तो फ्रेंच पेंटर थे जिनका नाम था जीन डुबुफे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया आर्ट ब्रूट का। अब आर्ट ब्रूट क्या होता है, ऐसी आर्ट जो एक ऐसे आर्टिस्ट ने बनाई हो जिसके पास आर्ट की कोई डिग्री ना हो, जिसने कभी आर्ट की प्रैक्टिस ना की हो, कोई क्लास ना की हो, लेकिन फिर भी उसने कोई आर्ट या कुछ क्रिएट किया हो। तो उस टाइम पे लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। From its almost wild beginnings, outsider was had gradually become the fastest growing area of interest in the contemporary art internationally. लेकिन gradually क्या हुआ, उन लोगों की आर्ट में, जो लोग एक्चुअली आर्टिस्ट नहीं थे, उन लोगों की आर्ट को इंटरनेशनली मतलब पहचान मिलने लगी, और इसीलिए नाम दिया गया है यहाँ पे आउटसाइडर आर्ट। ठीक है, this genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream and offering. जैसा मैंने अभी बताया था,
ये जो आउटसाइड आर्ट है ये उन लोगों की आर्ट है जिन लोगों ने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, जिन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है, और इनका जो वर्क है एकदम कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट मींस बिल्कुल अलग है जो यूजुअली आर्टिस्ट बनाते हैं। Around the time Dubé was propounding his concept in India, an untutored genius was creating a paradise. जिस टाइम पे जो डुबुफे हैं जो अपना आइडिया फैला रहे थे कि जो आउटसाइडर आर्टिस्ट है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, उस टाइम पे भारत में अनट्यूटर्ड का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसने कोई डिग्री नहीं ली है, वो एक पैराडाइज बना रहा था। वैसे पैराडाइज का लिटरल मीनिंग होता है स्वर्ग। ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone. तो बहुत सालों पहले एक जंगल था जो वो साफ करने लगा, वो अपने लिए एक गार्डन बनाना चाहता था। किसका? स्कल्प्टेड। मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ बात हो रही है रॉक गार्डन की। अगर आप चंडीगढ़ कभी गए हो तो शायद हो सकता है आपने देखा हो, मैंने ये सचमुच में भी देखा है। रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। और वो सारी चीजें उसने जो गार्डन बनाया वो किसका बनाया? रिसाइकल्ड, मतलब ऐसी चीजें जो खराब हो चुकी हैं, जो वेस्ट है। Its 80-year-old creator director Nekchand is now hailed as India's biggest contributor to outside art. अब ये बता रहा है कि जो 80 साल के जो क्रिएटर हैं, यानी जो नेकचंद हैं, वो 80 साल के हैं। वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये एक्चुअली पुराना एडिशन है। नेकचंद की 90 इयर्स की एज में डेथ हो गई थी। 2015 में वो स्वर्गवासी हो गए थे। ठीक है। The 15th issue Spring of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. अब वो बता रहे हैं कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक मैगजीन है जो कि आउटसाइडर आर्ट्स को छापती है। उसने अपने 15वें एडिशन में जो नेक चंद, यानी कि जो हमारे भारत के जो नेक चंद हैं, इनके रॉक गार्डन के स्कल्पचर को जो इन्होंने बनाया हुआ है जिसका नाम है विमेन बाय द वाटरफॉल, उसको अपने एनिवर्सरी कवर पे छापा है उनके सम्मान में। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वाज of works that were in their raw stage as regards cultural and artistic influence. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be a material for the work of art, something nature has taken to dazzling heights. तो अब ये कह रहे हैं कि जो ब्रूट आर्ट है, मतलब कि जो इम्परफेक्शन रॉ आर्ट है, जिसमें एक आर्टिस्ट कोई सीखा हुआ नहीं है, उसने कोई डिग्री नहीं ले रखी, वो क्या करता है, वो किसी भी चीज का यूज कर सकता है। वो टीन के डिब्बे का यूज कर सकता है, किसी टूटे हुए वॉश बेसिन का यूज कर सकता है, वो किसी कार के कुछ पहिए का यूज कर सकता, मतलब कोई भी उसे खराब चीज मिलेगी और वो उसने उसे कहां तक पहुंचा दिया? डिजलिंग हाइट्स तक पहुंचा दी। मतलब खराब चीजों से एक ऐसी चीज बना दी जिसे आज दुनिया देखती है। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives in his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exhibition of his works, the 5-month interactive show Realm of Nekchand. अब वो बता रहे हैं कि एक आदमी अगर चाहे तो अपने सपने को कैसे पूरा कर सकता है, सिंगल मैन। तो उसको सम्मान देने के लिए जो स्विस कमीशन है यूनेस्को, वो उसे सम्मान दे रही है किसकी फॉर्म में? बाय वे ऑफ यूरोपियन एग्जीबिशन ऑफ हिज वर्क्स, यानी कि भारत में ही नहीं दूसरे देश में भी उसके काम की प्रशंसा हो रही है। द 5-month इंटरेक्टिव शो, 5 मंथ का एक इंटरेक्टिव शो आयोजित किया गया रियलम ऑफ नेकचंद, और जिसका नाम दिया गया रियलम ऑफ नेकचंद। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स, जो बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, इटली में, हर जगह। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेकचंद सेज। लेकिन नेकचंद कहते हैं ठीक है मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, बाहर देश विदेश में मुझे पहचान मिल रही है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है, तो मैं कहूंगा जब कोई मेरे इस गार्डन में आता है, यानी कि रॉक गार्डन में आता है और मेरे इस काम की तारीफ करता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। सो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपकी स्क्रीन पे है। इस चैप्टर में राइटर ने कौन सी दो आर्ट को कॉन्ट्रास्ट, मतलब उन दोनों में हमें एक अंतर बताया है, कौन सी? ए, बी, सी या डी। सो चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। सी यू, बाय।